नमस्कार दोस्तों इससे पीछे वाली क्लास में वाक्य के टॉपिक में आपने वाक्य के अंगों पर हमने बात कर ली थी और आज मैं बात कर रहा हूँ वाक्य के प्रकार। और प्रकार भी दोस्तों रचना के आधार पर जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। 3 प्रकार आपके लगभग सभी के पढ़े हुए होंगे: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो उन 3 प्रकारों की आज हम डिटेल से बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल से बात कर रहा हूँ, डीपली बात कर रहा हूँ। तो देखिए एक एक से हम शुरुआत करें पढ़ना। तो सबसे पहले मैं उठाकर चल रहा हूँ मिश्रित वाक्य को, क्योंकि आप लोगों को सबसे जो टफ लगते हैं वो मिश्रित और संयुक्त ही लगते हैं। साधारण वाक्य में लगभग किसी को समस्या भी नहीं आती। तो हम मिश्रित वाक्य से ही पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो मिश्रित वाक्य की परिभाषा बता दूं कि एक ऐसा वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी एक ऐसा कोई भी सेंटेंस जिस सेंटेंस में एक प्रधान वाक्य होता है और उस पर या तो एक या फिर एक से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, वो कहलाता है दोस्तों मिश्रित वाक्य। यानी जहाँ पर एक मुख्य वाक्य होगा उस पर एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होंगे, तो सीधी सी बात है वो किसी ना किसी योजक अव्यय से जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात है कि कौन कौन से योजक अव्यय आते हैं। तो देखिए, योजक अव्यय की आ सकता है, जो, जब, जिसे, जहाँ, यदि तो, क्योंकि, जितना उतना, जिधर उधर, जब तब या फिर ज्यों त्यों। इस प्रकार के योजक अव्यय का यहाँ पर प्रयोग होता है। इनको आप फिलहाल अभी याद ना करें इनको, क्योंकि अभी मैं इनके मिश्रित वाक्य के जो उपवाक्य हैं, ये जो एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, इनके भेद बता रहा हूँ, इनके सब पार्ट बता रहा हूँ, तो वहाँ पर ये काम आएंगे, तो वहाँ पर आप इनको याद करेंगे। तो देखिए, अब टॉपिक को हम मुख्य रूप से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि एक प्रधान वाक्य पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब हमें बात करनी है दोस्तों इस आश्रित उपवाक्य के बारे में। तो देखिए, जो आश्रित उपवाक्य हैं वो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से 3 प्रकार? एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य, एक विशेषण आश्रित उपवाक्य और एक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इनका मतलब क्या है वो अभी हम डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल शॉर्ट में बता दूं कि जब एक सेंटेंस, एक उपवाक्य मुख्य वाक्य की किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है तो वो संज्ञाश्रित कहलाएगा। अगर वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो विशेषण आश्रित कहलाएगा, और यदि वो क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण आश्रित कहलाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए हमें पढ़ना क्या है। मैंने कहा कि आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के हो गए, जिसमें सबसे पहला भाग आता है आपके सामने संज्ञा आश्रित है। अब जब आप इस संज्ञा आश्रित को पढ़ेंगे तो संज्ञा आश्रित भी दोस्तों आगे चलकर 4 अलग अलग रूपों में चलेगा, यानी 4 पार्ट बन जाएंगे संज्ञा आश्रित के। विशेषण आश्रित का केवल एक ही पार्ट रहता है, ये एक ही पार्ट में चलता है। और अगर हम बात करें क्रिया विशेषण आश्रित की, तो क्रिया विशेषण आश्रित ये भी दोस्तों 4 भागों में चलेगा। तो यानी कुल मिलाकर आपने ये देखा कि आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के हैं। और अगर इन तीनों की मैं बात करूं तो 4 + 1 5 और +4, यानी इनके जो सब पार्ट हो गए वो सब पार्ट हो गए 9। अब इन 9 भागों की हमें यहाँ पर बात करनी है। संज्ञा आश्रित के 4 भाग, विशेषण आश्रित का 1 भाग और क्रिया विशेषण आश्रित के 4 भाग। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य से कि कौन कौन से इसके 4 पार्ट हैं। देखिए, संज्ञा आश्रित की बात करूं, सबसे पहले बता दूं आपको कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या होता है। जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य यानी मुख्य वाक्य के किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जब कोई भी आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य की किसी संज्ञा की जगह आएगा, किसी संज्ञा के स्थान पर आएगा, तो वो कहलाएगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और दोस्तों, संज्ञा आश्रित उपवाक्य का जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ की से होता है। देखिए, बहुत सीधी सी पहचान है आपकी। अगर कभी भी एग्जाम में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आश्रित उपवाक्य का कौन सा प्रकार है, वो संज्ञा आश्रित है, वो विशेषण आश्रित है, या फिर वो क्रिया विशेषण आश्रित है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर वो आश्रित उपवाक्य की से शुरू होता है, अगर वो की से प्रारंभ होता है, तो की से प्रारंभ होने वाला उपवाक्य हमेशा संज्ञा आश्रित होता है। तो ये तो होगी दोस्तों इसकी सीधी सी पहचान। अब हम बात करें संज्ञा आश्रित के भेद। देखिए, संज्ञा जो उपवाक्य है उसका प्रयोग कौन 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 से रूप में होता है, जो मैं 4 रूप बता रहा था। देखिए, एक तो संज्ञा का जो इसका आश्रित उपवाक्य का प्रयोग होता है वो कर्ता के रूप में प्रयोग हो सकता है, या फिर इसका प्रयोग कर्म की भांति हो सकता है, या फिर पूर्ति की भांति हो सकता है, या फिर समान अधिकरण की भांति। यानी इस संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग 4 रूपों में हो सकता है: कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, पूर्ति के रूप में, या समान अधिकरण के रूप में।
अब आपको ये चारों समझने हैं कि इन चारों का मतलब क्या है। तो देखिए पहला आता है दोस्तों कर्ता की भांति प्रयोग। अब कर्ता की भांति प्रयोग कब होता है? कर्ता की भांति प्रयोग तब होता है कि जब आश्रित जो उपवाक्य है वो आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य की क्रिया का कर्ता होता है। यानी मुख्य वाक्य की जो क्रिया है उस मुख्य वाक्य की क्रिया का कर्ता बन जाता है आश्रित उपवाक्य, तो हम कहेंगे कि यह कर्ता की भांति प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए ये आपके सामने एक सेंटेंस है, जैसे जान पड़ता है कि कुछ ही वर्षों में भारत विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोपरि हो जाएगा। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल। अब सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें मुख्य वाक्य कौन सा है और आश्रित वाक्य कौन सा है। तो अभी मैंने आपको पहचान बताई थी कि आश्रित वाक्य हमेशा की से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर देखिए की से प्रारंभ हो रहा है दोस्तों, यहाँ से की से प्रारंभ हो गया, तो यहाँ से की से लेकर और लास्ट तक ये तो होगा दोस्तों आश्रित वाक्य। जो की से प्रारंभ होता है वो आश्रित वाक्य होता है। और ये जो बच गया जान पड़ता है ये बनेगा देखिए मुख्य वाक्य। अब इस मुख्य वाक्य की क्रिया है ये वाली जान पड़ना, और इस मुख्य वाक्य की क्रिया के लिए ये पूरा सेंटेंस एक कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। क्या जान पड़ता है? ये एक कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। जान पड़ता है कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोपरि हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये आश्रित उपवाक्य है ये इस क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर कर्ता की भांति प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें मुख्य वाक्य है जान पड़ता है और इसकी क्रिया का कर्ता बनेगा ये वाला वाक्य। चलिए दोस्तों दूसरा आता है देखिए कर्म के भांति प्रयोग। इसका दूसरा प्रयोग होता है कर्म के भांति। अब वो कर्म के भांति कैसे होता है कि यहाँ पर आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य की क्रिया का कर्म बन जाता है। यहाँ पर ये मुख्य वाक्य की क्रिया का कर्ता था, तो यहाँ पर ये मुख्य वाक्य की क्रिया का कर्म बन जाएगा। अब ये कर्म कैसे बनेगा देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, वह नहीं जानता कि आप कौन है। अब की से आगे वाला बन गया आश्रित वाक्य, और ये जो पहले वाला हुआ ये पहले वाला हो गया दोस्तों मुख्य वाक्य। अब देखिए वह नहीं जानता ये तो मुख्य वाक्य है, और कि आप कौन है ये बन गया आश्रित वाक्य। अब इसमें क्रिया है देखिए वह नहीं जानता, क्रिया क्या है दोस्तों जानना, और क्या नहीं जानता, क्या नहीं जानता, क्या नहीं जानता कि आप कौन है। क्या का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, आप कौन है। और मैंने आपको पहले बताया हुआ कि क्या का आंसर कर्म कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि वह नहीं जानता, अगर मैं इसमें क्या लगाता हूँ कि वह क्या नहीं जानता, तो क्या नहीं जानता दोस्तों ये नहीं जानता, क्या नहीं जानता, तो उसका आंसर क्या आएगा, ये सेंटेंस ही तो आंसर आएगा क्या का, वह क्या नहीं जानता, ये नहीं जानता कि आप कौन है। तो इस क्या का आंसर ये आ गया, और क्या का आंसर हमेशा कर्म होता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो सेंटेंस है आप कौन है, ये सेंटेंस इसका कर्म बन गया। तो अगर कर्म बन गया तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कर्म की भांति प्रयोग हुआ है। यानी यहाँ पर मुख्य वाक्य है वह नहीं जानता, और इस क्रिया का कर्म बनेगा आपका ये वाला सेंटेंस। तो यहाँ पर ये कर्म की भांति प्रयोग हो गया। तीसरा हम बात कर रहे थे पूर्ति की भांति प्रयोग। अब देखिए पूर्ति का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में क्रिया नहीं दी जाती है, तो उस क्रिया की पूर्ति करता है। ये किस प्रकार देखिए कि यहाँ पर आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य की अपूर्ण क्रिया के अर्थ की पूर्ति करता है। मुख्य वाक्य की जो क्रिया होती है वो क्रिया अपूर्ण होती है, वहां पर क्रिया आपको नहीं दर्शाई जाएगी, और उस अपूर्ण क्रिया की पूर्ति कौन कर देता है, जो आश्रित उपवाक्य है वो उसकी पूर्ति कर देता है। कैसे करता है देखिए, जैसे यहाँ पर मेरी इच्छा है कि तुम सदैव सुखपूर्वक रहो। अब देखिए की से आगे वाला सेंटेंस है ये दोस्तों बन गया आश्रित वाक्य, और इससे पहले वाला मेरी इच्छा है ये बन गया यहाँ पर मुख्य वाक्य। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में मेरी इच्छा है ये मुख्य वाक्य है, क्या इसमें कोई क्रिया है? इसमें कोई क्रिया नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि इच्छा क्या है, तो देखिए यहाँ पर इच्छा की पूर्ति कौन सा कर रहा है, तो इच्छा की पूर्ति ये सेंटेंस कर रहा है। तो जहाँ पर मुख्य वाक्य में क्रिया नहीं दर्शाई जाती, क्रिया की पूर्ति आश्रित वाक्य करता है, तो हम कहेंगे कि इसका प्रयोग पूर्ति की भांति हुआ है। यहाँ पर देखिए मुख्य वाक्य मेरी इच्छा है और इसकी क्रिया की पूर्ति कर रहा है आश्रित वाक्य, तो ये प्रयोग हो गए दोस्तों पूर्ति की भांति। अगला प्रयोग होता है समान अधिकरण की भांति प्रयोग। इसका प्रयोग समान अधिकरण की भांति होता है। देखिए समान अधिकरण का मतलब क्या होगा कि जब आश्रित उपवाक्य, ये जो आश्रित उपवाक्य है ये आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के बदले आ जाता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बदले आ गया, तो हम कहेंगे कि आश्रित उपवाक्य समान अधिकरण के रूप में प्रयोग हुआ है। कैसे देखिए मैं यह नहीं चाहता कि वह नित्य वहां जाए। अब देखिए इसमें आश्रित वाक्य बनेगा की से आगे वाला, ये दोस्तों आश्रित वाक्य है, और ये जो बचा मैं यह नहीं चाहता ये हो गया इसमें मुख्य वाक्य। अब इसमें देखिए इसमें एक सर्वनाम आया, सर्वनाम कौन सा आ गया, यह सर्वनाम आया है। मैंने कहा कि जब मुख्य वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के बदले आएगा,
अब इसमें देखिए सर्वनाम आया यह, और इस यह के बदले पूरा सेंटेंस ये वाला आ रहा है। मैं यह नहीं चाहता, अब क्या नहीं चाहता, यह नहीं चाहता कि वह नित्य वहां जाए, तो यह के बदले पूरा का पूरा ये सेंटेंस आ गया। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब किसी सर्वनाम के बदले आ जाएगा या किसी संज्ञा के बदले आ जाएगा तो वो कहलाएगा समान अधिकरण के रूप में प्रयोग। तो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस समान अधिकरण के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यह के बदले प्रयुक्त हुआ है, यह के बदले ये सेंटेंस प्रयुक्त हुआ है। तो ये दोस्तों संज्ञा आश्रित उपवाक्य जो कि 4 रूपों में प्रयुक्त हो जाता है, वो कर्ता के रूप में भी हो सकता है, कर्म के रूप में हो सकता है, पूर्ति के रूप में हो सकता है, या फिर समान अधिकरण के रूप में हो सकता है। तो ये हमने आश्रित उपवाक्य के पहले पार्ट की बात की है, संज्ञा आश्रित। अब मैं दूसरे पार्ट पर बढ़ रहा हूँ, विशेषण आश्रित। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि विशेषण आश्रित के कोई पार्ट नहीं चलेंगे, केवल एक ही चीज़ है वो आपको समझनी है। देखिए, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जब वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। और विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ जो, जब, जिसे, जहां, इन चारों में से किसी से भी हो सकता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि संज्ञा आश्रित का प्रारंभ की से होता है, उसी प्रकार विशेषण आश्रित का प्रारंभ जो, जब, जिसे, जहां से होता है। जैसे देखिए, यह वही भारत देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। अब यहाँ पर जो से प्रारंभ हो गया, तो देखिए दोस्तों ये बन गया आश्रित वाक्य और ये बन गया यहाँ पर मुख्य वाक्य। यहाँ यह वही भारत देश है, ये तो बन गया यहाँ पर मुख्य वाक्य, और आगे वाला बन गया आश्रित वाक्य। अब ये जो आगे वाला आश्रित वाक्य है, ये क्या कर रहा है कि इस भारत की विशेषता बता रहा है। भारत की विशेषता क्या थी कि वो सोने की चिड़िया कहलाता था। तो यहाँ पर ये भारत एक संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये सेंटेंस। तो जब ये संज्ञा की विशेषता बताता है तो विशेषण आश्रित कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, यह वही छात्र है जिसे कल पुरस्कार मिला था। अब देखिए यहाँ पर जिसे से प्रारंभ हो गया, यहाँ से प्रारंभ हो गया आश्रित वाक्य, और इससे पहले वाला है यह वही छात्र है, ये बनेगा यहाँ पर मुख्य वाक्य। अब छात्र की विशेषता क्या है? छात्र की विशेषता है कि उसे कल पुरस्कार मिला था। तो ये जो विशेषता बता रहा है ये कहलाएगा विशेषण आश्रित। तो ये तो दोस्तों सीधा सा है कि विशेषण आश्रित वो होता है जो मुख्य वाक्य की विशेषता बताता है। अब हम बात करें आश्रित उपवाक्य के तीसरे भेद, और तीसरा भेद है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो क्रिया की विशेषता बताता है। देखिए, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए तो उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहेंगे। अगर वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो वो कहलाएगा विशेषण आश्रित, और अगर वो क्रिया की विशेषता बताएगा तो वो कहलाएगा क्रिया विशेषण आश्रित। देखिए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के निम्नलिखित भेद हैं। अब कौन कौन से भेद हैं वो देख लेते हैं। एक होता है दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, और एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इनका मतलब क्या है कि अगर कोई भी आश्रित वाक्य मुख्य क्रिया की समय का बोध कराए तो कालवाचक, स्थान का बोध कराए तो स्थानवाचक, रीति यानी तरीके का बोध कराए तो रीतिवाचक, और परिमाण यानी मात्रा का बोध कराए तो परिमाणवाचक। चलिए चारों को समझते हैं कैसे। सबसे पहला देखिए कालवाचक। अब कालवाचक यानी इससे क्रिया के समय का पता चलता है। कैसे? देखिए, इसका प्रारंभ ध्यान रखेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जब तब, जब जब या ज्यों ही से होता है। जैसे, जब जब मैं उसे बुलाने का प्रयास करता हूं तब तब उसकी स्मृति और अधिक सताने लगती है। अब ये क्या बता रहा है? समय बता रहा है। देखिए, उसकी स्मृति कब सताती है? जब जब मैं उसे बुलाने का प्रयास करता हूं तब तब उसकी स्मृति सताने लगती है। ये समय बता रहा है, समय का बोध करवा रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर हम बात करें स्थानवाचक, तो इससे स्थान का पता चलता है, और इसका प्रारंभ जहां तहां जिधर उधर से होता है। इसका प्रारंभ या तो जहां तहां से होगा या फिर जिधर उधर से होगा। जैसे, जहां शांति होती है वहां लक्ष्मी निवास करती है। अब देखिए यहाँ पर स्थान बता दिया, लक्ष्मी कहाँ निवास करती है? जहां शांति होती है। लक्ष्मी के निवास करने का स्थान क्या होगा? जहां शांति होगी। तो ये स्थान का बोध करा रहा है, तो इसे हम कह देंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीसरा पार्ट था आपके सामने रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी ये किसका बोध कराएगा? ये रीति का बोध कराएगा। रीति कह दीजिए, तरीका कह दीजिए, मार्ग कह दीजिए, रास्ता कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। तो ये तरीके का बोध कराता है। जैसे, और इसका प्रारंभ होता है या तो जैसा वैसा या जिस प्रकार या फिर मानो। जैसा वैसा जिस प्रकार या मानो से इसका प्रारंभ होता है। जैसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब देखिए तरीके का बोध करा दिया कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको
फल मिलेगा। तो ये होता है दोस्तों रीतिवाचक, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, इस प्रकार से। अगला है परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक यानी मात्रा, ये मात्रा का बोध कराएगा और इसका जो प्रारंभ होगा वो प्रारंभ होगा दोस्तों जैसे जैसे, जहां तक या फिर जितना, जैसे जैसे जहां तक या फिर जितना से इसका प्रारंभ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ता जाता है। ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये दोस्तों हमने बात कर ली मिश्रित वाक्य की, जिसके उपवाक्य के 3 भेद संज्ञाश्रित, विशेषणाश्रित, क्रिया विशेषणाश्रित है। तो ये दोस्तों वाक्य का सबसे पहला प्रकार मिश्रित वाक्य। अब हम बात करें दूसरे प्रकार के बारे में, साधारण वाक्य। तो देखिए साधारण वाक्य वो होता है जहां पर एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। ये उद्देश्य और विधेय क्या है ये मैं आपको अपने इससे पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे देखिए, पीछे वाले पार्ट को देखिए। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो साधारण वाक्य होता है। देखिए जैसे मोहन ने अपने मित्र की पुरानी कार खरीदी। अब इसमें एक ही बस उद्देश्य है मोहन, और ये एक ही विधेय है। जैसे हम बात करें परिश्रम करने वाले छात्रों को सफलता अवश्य मिलती है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। अगर हम बात करें श्याम बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं जा सका, यहाँ भी एक ही उद्देश्य है श्याम और एक ही विधेय है। तो जहाँ पर एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा वो साधारण वाक्य होता है। सीधा सा मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिनके बीच में कोई योजक अव्यय नहीं आता, और वह, एवं, तथा, जब, तब, जैसे, वैसे, की, जो, जब, कोई संयोजक अव्यय इनके बीच में नहीं आता है, वो साधारण वाक्य होता है। और तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें संयुक्त वाक्य, तो देखिए संयुक्त वाक्य का मतलब जहाँ पर दो साधारण वाक्य होंगे और वो दोनों साधारण वाक्य किसी संयोजक अव्यय से आपस में जुड़े हुए होते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। वो समुच्चय बोधक अव्यय दोस्तों वो संयोजक भी हो सकता है, वो विभाजक भी हो सकता है, लेकिन अगर जब दो साधारण वाक्य किसी भी अव्यय से जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे देखिए, एक तो इसमें ध्यान रखना कि कौन से अव्यय से जुड़े हुए होंगे, तो वो तथा से जुड़े हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से अव्यय इसमें आ जाएंगे, इसमें तथा आ जाएगा, या, एवं, और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, जबकि, वरना, इसलिए, अगर मगर, अथवा, वह, अन्यथा, नहीं तो, इनमें से कोई भी आ सकता है। अगर इनमें से कोई भी एक आ रहा है तो वह होगा संयुक्त वाक्य। जैसे मनीष बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। अब इसमें देखिए दो साधारण वाक्य हैं, एक ये साधारण वाक्य मनीष बीमार है, दूसरा विद्यालय नहीं आया, और ये दोनों ही इसलिए से जुड़े हुए हैं तो हम कहेंगे ये संयुक्त वाक्य है। जैसे हम कहें बादल गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। अब इसमें दो सेंटेंस है, बादल गरजे और वर्षा नहीं हुई, और दोनों ही किंतु से जुड़े हुए हैं तो हम कहेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। जैसे हम कहें उसने मुझे खूब पीटा परंतु मुझे कुछ नहीं हुआ। अब इसमें दो सेंटेंस है, उसने मुझे खूब पीटा और मुझे कुछ नहीं हुआ, दो साधारण वाक्य हैं और दोनों ही परंतु से जुड़े हुए हैं। तो ये दोस्तों होते हैं संयुक्त वाक्य जो किसी भी योजक अव्यय के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली वाक्य के प्रकारों की रचना के आधार पर। कल हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं, कल बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद।